प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? यदि हाँ तो क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं? आपका पहला प्रश्न हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं? जी, आप लिखिए 0 में कुछ भी 1। तो ये क्या हो गया, = P/Q, जहाँ P कोई भी पूर्णांक है और Q बराबर नहीं है 0 के। P क्या है? कोई भी पूर्णांक है, पूरा अंक है, और Q बराबर नहीं है 0। पहला प्रश्न ये आपका कंप्लीट हुआ। दूसरा प्रश्न है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3 जितनी आपने परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है दो लगातार की संख्याओं के बीच में, हम क्या करेंगे, उससे एक अधिक के साथ गुणा कर देंगे और भाग कर देंगे। 3 गुना में 7/7 बराबर 21 में 7, ये किसके बराबर है? 3 के। इसी तरह से 4 बराबर 4 गुणा में 7/7 बराबर 7 चौका 28/7, यानी 3 को आप 21/7 लिख सकते हैं, 4 को आप 28/7 लिख सकते हैं। 21 से लेकर 28 तक की सारी संख्याएं लिखिए। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, ये सारी संख्याएं 22, 23, 24, 25, 26, 27 ये 21 और 28 के बीच में हैं। यदि हम इन सबको 7 से भाग कर दें, तो क्या होगा, ये 21/7 और 28/7 के बराबर होंगे। 21/8 क्या है? 3, और 28/7 क्या है? 4। तो इनके बीच की संख्याएं 6 संख्या होगी, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7 और 26/7, 27/7। आप देखें ये 1 संख्या, ये 2 संख्या, ये 3 संख्या, ये 4 संख्या, ये 5 संख्या, ये 6 संख्या। 6 संख्याएं हमारे पास आ गई जो 3 और 4 के बीच में हैं। एक बार आप दोबारा से देख लीजिएगा, जितनी हमें संख्याएं ज्ञात करनी है दो लगातार की संख्याओं के बीच में, उससे एक अधिक से गुणा कर लेंगे दोनों संख्याओं, तो दोनों के बीच में उतनी ही संख्याएं आ जाएंगी जितनी हमें चाहिए। फिर सबको जिस संख्या से गुणा किया है उसी संख्या से भाग कर देंगे। यहाँ हमने 7 से भाग किया है सबको, तो दोनों संख्याओं के बीच में जितनी आवश्यकता है हमें उतनी संख्याएं हमें प्राप्त हो जाएंगी। आगे देखिए, तीसरा प्रश्न है, 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 3, उसका उत्तर आप कैसे हल करेंगे? 3/5 दिया हुआ है, तो 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं चाहिए। तो 3 और 4 लगातार की संख्याएं हैं, तो इससे 5 से एक अधिक
6 से गुना कर दो, 6 से भाग कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 6 से गुना कर देंगे, 6 से भाग कर देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आ गया 18/30 और इधर आ गया आपका 24/30। 18 और 24 के बीच में 5 पूर्ण संख्याएं हैं, हम उनको लिख लेंगे। 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। सबको भाग कर देंगे 30 से, बटे में 30, 30, सबको 30 से भाग कर देंगे। और 30 से भाग करने के बाद आप देखेंगे कि ये तो बीच की ही संख्याएं हैं। 18/30 से बड़ी, लेकिन 18/3 क्या था? 3/5। और 24/30 क्या था? 6/5। तो सॉरी, 24/30 क्या था? 4/5। तो हमारे पास 5 परिमेय संख्या आ गई जो 3/5 और 4/5 के बीच की संख्याएं हैं। अगला प्रश्न देखिए, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं? कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये गलत है, फॉल्स है, असत्य है। क्यों असत्य है? प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये बिल्कुल सत्य है, ट्रू है। क्यों सत्य है? क्योंकि प्राकृत संख्याएं 1, 2, 3 होती हैं और पूर्ण संख्याएं 0, 1, 2, 3 होती हैं। तो सारी की सारी प्राकृत संख्याओं के समूह में शून्य को मिला देने पर पूर्ण संख्याएं बनती हैं। तो ये बिल्कुल सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, ये असत्य है। क्यों? क्योंकि जितने भी ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं वो पूर्ण संख्याएं नहीं होते हैं। जिसमें हम लेंगे -1, -2, कुछ भी आप ले लें, -1, -2, -3, कुछ भी ऋणात्मक पूर्णांक जितने भी होंगे वो पूर्ण संख्याओं के समूह में नहीं गिने जाते। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये भी फॉल्स है। पूर्ण संख्या क्या होती है? प्रश्न नंबर 4 को आप इसी तरह प्रश्न जैसा है उसको एक एक को लिखेंगे, सत्य असत्य लिखकर अपना कारण लिख देंगे जो मैंने बोला है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि 1/2 यहाँ इससे पहले जो हमारी है वो 0 है और उसके बाद 1 है। पूर्ण संख्या ये है या ये है? ये पूर्ण संख्या नहीं है, लेकिन ये परिमेय संख्या है, इसलिए ये असत्य है। अगला प्रश्नावली 1.2 में हम देखें, नीचे दिए गए कथन सत्य या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में परिमेय और अपरिमेय, परिमेय जमा में अपरिमेय, ये दोनों प्रकार की संख्याएं होती हैं, इसलिए ये क्या है? सत्य है। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु वर्गमूल m के रूप में होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है, ये गलत है, ये गलत है। सारे के सारे नहीं होते, क्योंकि परिमेय संख्याएं भी उसमें होती हैं। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, ये भी गलत है, क्योंकि वास्तविक संख्याएं
परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं होती हैं। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। क्या धनात्मक पूर्णांक, हम 4 धनात्मक पूर्णांक लें और इसका वर्गमूल ज्ञात करें, तो ये आ गया हमारे पास 2। जितनी भी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, यदि हम उनका वर्गमूल निकालेंगे तो एक परिमेय संख्या हमारे पास आएगी। इस तरह सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं नहीं, और नहीं है तो ऐसी संख्याओं के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो 4 और 9 इनका हम वर्गमूल निकालेंगे तो हमारे पास परिमेय संख्याएं आएंगी। इस तरह से और भी बहुत सारे हमारे पास उदाहरण हो सकते हैं। तीसरा प्रश्न हम इसमें देखेंगे, वर्गमूल 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है संख्या रेखा पर? वर्गमूल 5 को संख्या रेखा पर कैसे निरूपित किया जा सकता है? हम 5 को 4 जमा में 1 लिख लेंगे और 4 को हम 2 का वर्ग लिख लेंगे, जमा में 1 को 1 का वर्ग लिख लेंगे, बराबर। अब हम 5 को 5 का वर्गमूल और उसका वर्ग लिख दें, वर्ग और वर्गमूल दोनों लिख दिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमें पाइथागोरस प्रमेय से ये पता है कि 2 भुजाओं का वर्गों का योग, समकोण त्रिभुज में 2 भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के बराबर होता है। तो हमारे पास 2 भुजा हैं, एक तो हमारे पास है 2, ये हमने ले लिया A और ये ले लिया B और ये आ गया 2 इकाई। B के ऊपर हमने 90 का कोण बनाया और 90 के कोण में हमने 1 इकाई ले लिया। कितना ले लिया? 1 इकाई, 1 यूनिट। 1 इकाई ये लिया और 2 इकाई ये लिया। हम मीटर सेंटीमीटर कुछ नहीं लगा रहे क्योंकि वर्गमूल 5 को हमने दर्शाना। हम इसको यहाँ से यहाँ मिला दें तो ये जो लंबाई हमारे पास होगी वो होगी वर्गमूल 5। जब हम यहाँ से प्रकार रख के यहाँ तक खोलेंगे और ये चाप लगाएंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे तो जहाँ ये बिंदु आएगा इस बिंदु को संख्या रेखा पर दर्शाएंगे वर्गमूल 5, जो यहाँ शून्य से शुरू होगा। शून्य से ये दूरी जो होगी वो होगी वर्गमूल 5। इस तरह से हम वर्गमूल 5 को संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। अगला सवाल हमारा है, कक्षा के लिए क्रियाकलाप। वर्गमूल सर्पिल की रचना। कागज की एक बड़ी शीट लीजिए और नीचे दी गई विधि से वर्गमूल सर्पिल ज्ञात कीजिए। इसको आप बहुत शानदार सुंदर ढंग से भी बना सकते हो, अलग अलग रंग लेकर। विधि इसमें बताई गई है, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। आपने क्या करना है, 1 इकाई का रेखाखंड लेना। 1 इकाई कोई भी हो सकती है, वो आप सेंटीमीटर लीजिए या इंच लीजिए या 5 सेंटीमीटर की 1 इकाई लीजिए यदि सेंटीमीटर आपको बहुत छोटा लग रहा है, क्योंकि प्रकार भी उसमें चाहिए। इसके एक सिरे पर 90 डिग्री का कोण बनाइए, राइट एंगल बनाइए और ये भी लंबाई 1 इकाई लीजिए। 1 इकाई और 1 इकाई, इन दोनों को मिला दीजिए। यहाँ से अब आप देखें, इन दोनों को मिला दीजिए तो ये हो जाएगा वर्गमूल 2। समकोण त्रिभुज में आधार का वर्ग जमा में लंब का वर्ग, 1 का वर्ग 1 जमा में लंब का वर्ग 1 का वर्ग 1, दोनों को जोड़ेंगे 2 और उसका वर्गमूल। आगे अब क्या करेंगे, हम दूसरे इसको फिर आगे बढ़ाएंगे। इस लाइन के ऊपर फिर 1 इकाई का 90 डिग्री का कोण बनाएंगे और इस 90 डिग्री का कोण बनाने के बाद हम क्या करेंगे, इस बिंदु को फिर हम इस बिंदु के साथ जोड़ देंगे। तो ये जो लाइन आएगी इसकी दूरी हमारी आएगी वर्गमूल 3। ये दूरी वर्गमूल 2, ये 1, ये वर्गमूल 3। फिर हम क्या करेंगे,
ये आप बहुत खूबसूरत बना सकते हो अलग अलग रंगों का प्रयोग करके। फिर 90 डिग्री का कोण बना लेंगे और उसमें फिर 1 इकाई की लंबाई हम लेंगे और फिर जो हमारे पास अंत बिंदु आएंगे फिर उस त्रिभुज को बनाते हुए उसका विकर्ण खींच देंगे। ये हमारे पास आएगा वर्गमूल 4। उसके बाद फिर से हम 1 इकाई लेंगे और 90 डिग्री का कोण बना देंगे। 1 इकाई लेंगे और जो नई त्रिभुज हमारे पास बनेगी हम उसको फिर से यहाँ मिला देंगे। तो 4 से अगला आएगा 5, तो वर्गमूल 5 जो हमने पिछली प्रश्न में भी वर्गमूल 5 को देखा था किस तरह से संख्या रेखा पर दर्शाएंगे। तो यहाँ से ये वर्गमूल 5 भी आ जाएगा। उसके बाद पुनः आप क्या करेंगे, आप एक यहाँ पर फिर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। इसके बाहर की ओर आप 90 डिग्री का कोण बनाते रहेंगे। 1 इकाई का आप लंब लेंगे और 1 इकाई के लंब के बाद फिर आप यहाँ से मिला देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास वर्गमूल 6। और इस तरह से ये आप कितना बड़ा भी बना सकते हो, लेकिन ध्यान रहे जो आप यहाँ इस संख्या रेखा पर इनको दर्शाएंगे तो क्या होगा, यहाँ से प्रकार की सुई रखेंगे, यहाँ प्रकार की सुई रखेंगे और यहाँ तक प्रकार खोल के यहाँ पर ये ऐसे चाप लगाएंगे। ये आपका हो जाएगा वर्गमूल 2। फिर यहाँ से चाप लगाएंगे, ये वर्गमूल 3 होगा। फिर यहाँ से चाप लगाएंगे, ये वर्गमूल 4 होगा। फिर यहाँ से ये इतनी दूरी की चाप लगाएंगे, वर्गमूल 5। चाप लगाने का मतलब क्या है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी जितनी है वर्गमूल 5, वही दूरी यहाँ से यहाँ तक की है। इस दूरी का माप हमने। फिर 6 से हम करेंगे तो 6 से ये उसी रंग के साथ हम कोशिश करें करने की, वर्गमूल 6। और इस तरह से आप बहुत सारी संख्याएं इस वर्गमूल सर्पिल पर दर्शा सकते हैं। आशा करते हैं आपको समझ आ गया होगा।